सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। आज पाकिस्तान की तारीख में एक अजीब सी सियासी खलबली देखने को मिली है। सुबह से ही मुसलसल एक बात चल रही थी कि तमाम पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं और मिल बैठकर कोई नई चीज करने जा रहे हैं, लेकिन बात वहीं पर आती है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक वक्त पर हुआ था, उसके बाद COP की बात हुई, चार्टर ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन इकट्ठ किनका हुआ है? इकट्ठ हुआ है COC वालों का, यानी चार्टर ऑफ करप्शन वालों का। और इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं। सबसे पहला सवाल, मियां नवाज शरीफ साहब अगर सेहतयाब हैं तो पाकिस्तान से बाहर क्यों हैं? मियां नवाज शरीफ साहब अगर सेहतमंद हैं तो 45 मिनट की तकरीर हशाश बशाश तरीके से कैसे कर गए हैं? अगर मियां नवाज शरीफ साहब तमाम तर होशो हवास में लंदन में मौजूद हैं तो पाकिस्तान के तमाम तर मामलात को किस अंदाज से इग्नोर करते जा रहे हैं? पाकिस्तान की अदालतें उनको इश्तिहारी करार देती हैं, कहती हैं कि आप पाकिस्तान वापस आएं, लेकिन वो लंदन में बैठकर ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं, ब्रॉडकास्ट किया जाता है, टेलीकास्ट किया जाता है, लेकिन कहीं पर भी एक हल्की सी भी जुम्बिश उनके चेहरे पर नजर नहीं आती कि उनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो कॉन्विक्टेड हैं बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उन्हें कहीं हल्की सी शर्मसारी इस पर हो कि उन्हें दिसंबर 2019 में पाकिस्तान वापस आना था, लेकिन अब 2020 हो चुका है, वो पाकिस्तान नहीं आए। एक और बात इंपॉर्टेंट, और वो ये कि जिस अंदाज से उन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, मेरा मुकाबला उन लोगों से है जो इमरान खान को लाए हैं, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने यह तय कर लिया है? क्या उन्होंने तय कर लिया है कि उनकी इनिंग का ये आखिरी पावर प्ले था, उनकी ये आखिरी एंट्री थी, और इस आखिरी एंट्री के तहत उन्होंने जो कुछ कहना था आज कह दिया है और उनका चैप्टर पॉलिटिक्स में क्लोज हो चुका है? क्योंकि इतने सख्त जुमलों के बाद, इतनी सख्त तकरीर के बाद ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सियासतदान मुल्क से बाहर बैठकर अगर इस तरह से बात करता है तो वो वापस वतन आने का सोचे भी। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या ये जो APC बुलाई गई थी, ये हुकूमत को गिराने के लिए बुलाई गई थी या फिर मामला कुछ और था? अगर मामला कुछ और था या बयानिए के दोहरावे का था तो इतना बड़ा धमा चौकड़ी का समा क्रिएट क्यों किया गया? अगर अक्टूबर में जाकर ही आपको अपने एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करना है तो आज APC करने की जरूरत क्यों थी? और अगर आपको 2 या 2.5 साल इस चीज का मौका नहीं मिला कि आप APC करते तो इस दिन तक आपको इंतजार करने की नौबत क्यों आई? एक और इंपॉर्टेंट सवाल, अगर मियां साहब ने अपना मद्दे मुकाबिल खान साहब को नहीं बल्कि खलाई मखलूक को ठहराया है तो क्या मियां साहब ने यह तय कर लिया है कि उनका ठिकाना अब मरीख पर रहेगा, यानी किसी और गोले पर रहेगा, पाकिस्तान नहीं आएंगे? ये वो चुभते हुए सवालात हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। एक और चीज, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज बबांगे दोहल बोला। उन्होंने बोला कि जंजीरें टूट चुकी हैं। मीडिया ने जिस तरह से लोगों को दिखाया है, ये जंजीरें टूटती हुई दिखाई गई हैं और मीडिया अब आजाद हो चुका है। इन जंजीरों के टूटने का फायदा और नुकसान किसे हुआ है, इस पर बात करना बनती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उस बंदे को हुआ है जिसने लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए गुज़िश्ता 2 साल में मुसलसल मेहनत की है, और बंदा है मियां शहबाज शरीफ, यानी छोटे मियां साहब। ये बहुत बड़ा नुकसान उठा चुके हैं। उनके एक्सप्रेशंस, वोकल्स, गुफ्तगू, पर्चे हटाने का अंदाज, पर्चे पलटने का अंदाज साफ नजर आ रहा था कि मियां शहबाज शरीफ साहब आज कंफ्यूजन में हैं। इस जंजीरों के टूटने का फायदा किसे हुआ है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका फायदा हुकूमत को हुआ है, वो कैसे? तमाम लोग ये सवाल पूछेंगे कि हुकूमत को फायदा कैसे हो गया। फायदा ऐसे कि एक साहब जो बीमारी की वजह से लंदन में इलाज की गर्ज से मौजूद हैं, आज हशाश बशाश चाको चौबंद सेहतमंद कमोबेश 1 घंटे की तकरीर कर डालते हैं और पूरी कौम से खिताब कर जाते हैं। अगर वो बीमार नहीं है तो लंदन में क्या कर रहे हैं? और उनके साथ जो सिंपथीज या एम्पथीज थी पब्लिक की,
या उन लोगों की जो समझते थे कि मियां साहब तो बीमार हैं, वहां बैठे हैं, वो अपने बयानियों को डिफेंड करने की बजाय अपनी सेहत का दावा कर रहे हैं, अपनी बीमारी का, दर्द का इलाज ढूंढ रहे हैं, उनके दिलों में से भी आज मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जगह कम हो गई है। हो सकता है कुछ वर्कर्स उनके इस बात से हैप्पी हों, या इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसे उन्होंने चार्टर ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया है, जो एक्चुअली COC है यानी चार्टर ऑफ क्राफ्ट्स है, उसको शायद अच्छा लगा हो, लेकिन बहुत ज्यादा अक्सरियत पाकिस्तान की है जो आज हल्की फुल्की सिंपैथी रखने के बावजूद भी पीछे हटी है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल, APC हो गई, इसके बाद क्या होगा? एक्शन प्लान यह कि अक्टूबर के मिड या आखिर से इन्होंने जलसे करना शुरू करने हैं, जनवरी में लॉन्ग मार्च होगा। इतना इंतजार किस लिए किया जा रहा है? अगर आपको लॉन्ग मार्च करना है आज ही करते हैं, इतनी बड़ी बैठक बिठाने की जरूरत क्या थी? ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है और आज की इस डिबेट में हम वो जानेंगे। लेकिन मैं इब्तदाई तौर पर 2 साउंड बाइट्स आपको सुनवाए देता हूं। साउंड बाइट्स, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ का साउंड बाइट सुनवाइए जी, आज उन्होंने क्या कहा है कि उनका मुकाबला किससे है, मुलाहिजा कीजिए। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। ये मैं इलेक्शन से पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूं, हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ और उनके खिलाफ है जिन्होंने इस तरह इन्हें इलेक्शन चोरी करके इस तरह के नाअहल बंदे को इस जगह पर लाकर बैठाया है और मुल्क को बर्बाद कर दिया है। लड़ाई किसी और से है, कॉम्पिटिटर किसी और को समझ रहे हैं और वो खान साहब को इस काबिल भी नहीं समझते कि उन्हें अपना मद्दे मुकाबिल कहें, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन लड़ाई असल में कुर्सी की है। इस कुर्सी के लिए सब एक दूसरे के आगे पीछे जुटे हुए हैं, इस कुर्सी के लिए सब इकट्ठे होते हैं, इस कुर्सी के लिए सब लड़ते हैं। लेकिन कैमरा होता है, कैमरा हलवा नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि आज मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस दर्द और दुख का इजहार किया कि उनके साउंड बाइट को ऑन एयर करने का मौका मेजबानों ने नहीं दिया है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि दरार तो अभी से पड़ गई है। दरार उस वक्त से पड़ गई थी जब जमात इस्लामी ने कह दिया था कि हमने हिस्सा नहीं बनना, जब अख्तर मेंगल ने कह दिया था कि मैंने हिस्सा नहीं बनना, दरार उस वक्त पड़ गई थी। लेकिन एक और बड़ी दरार या डिवाइड या इक़्तिदार का वो नशा हमें खुलकर नजर आया है, जो हमें अक्टूबर 2019 के धरने में भी नजर आया था कि इनका असल पर्पस अपने आप को फ्रंट पे रखना है, पोजीशन गेन करना है। मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। मेरे ख्याल में हुकूमत तो हमारी आवाज़ को पब्लिक में ले जाने से रोकती है, लेकिन आज APC ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है। तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतज़मीन से इस पर अपना एहतजाज नोट कराते हैं। नामुनासिब बात है जी। मोबाइल कर रहा है, नहीं मोबाइल करे भी सही, लेकिन अभी मेरे आने से पहले अभी जब इसलिए मैं इन दोनों को बुला रहा हूँ, मैं अभी आया और कहा कि हम फोन्स को भी बंद करेंगे और इन दोनों को भी बंद करेंगे। और हमने सुना कि और जो बाद में प्रेस और आपका रिक्वेस्ट पे आपका मिस्टर जमात जो आपका NMA में साथ थे, उनके रिक्वेस्ट पे ये इन कैमरा है और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन कैमरा तो नहीं था ना, इससे पहले हमें कहा गया था कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि नहीं, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं। चलो अब बुनियादी बात यह है, आज की नेशनल डिबेट के तमाम गेस्ट पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन करा देता हूं। कंवल शौजब साहबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। सरदार नबील गबोल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, आप मौजूद हैं। और जनाब हाफिज हुसैन अहमद साहब, मरकजी रहनुमा JUIFA, आपने भी हमें ज्वाइन कर रखा है। कंवल साहिबा, इस्तीफे का मुतालबा रखा गया है, 26 नुकाती मुसव्वदा, आप लोग तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन करा दिया, एक काफ़ी अच्छा रिकैप करा दिया। क्या ही अच्छा होता अब इनकी वो स्टेटमेंट्स भी सुनवा देते जो एक दूसरे के बारे में ये दिया करते थे और अपने वोटर्स को चीट करते रहे और अपने वोटर्स को बेवकूफ़ बनाते रहे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंस्टिगेट कर करके। और ख़ास तौर पे वो जो पनामा क्वीन आई हुई थी, उनकी ज़रूर सुनवानी थी वो आवाज़ कि अगर इमरान को वोट दोगे तो जरदारी को जाएगा और जरदारी को वोट डालोगे तो इमरान को जाएगा। तो और वो पेट फाड़ने वाली भी, तो पता चलता कि यू टर्न्स के असल बादशाह कौन है।
जहाँ तक एपीसी की बात है, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, मैं एक डेमोक्रेट हूँ और मुझे एपीसी की डेफिनेशन बतानी जरूरी है। एपीसी का मतलब होता है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ये थी ऑल ऑपोजिशन पार्टीज कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इसमें तमाम जमहूरी पार्टीज नहीं बैठी थी। एपीसी नॉर्मली उस वक्त बुलाई जाती है जब पार्टीज असेंबलियों में नहीं बैठी होती। यहाँ डबल डबल मजे लगे हुए हैं, असेंबली में भी बैठ के पूरे मजे लेने हैं और असेंबली के बाहर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के लिए एक चार्टर बनाया हुआ है। इसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं था। इसका मेन ताल्लुक ये था कि करप्शन बचाओ, हुकूमत गिराओ, पाकिस्तान को लुटाओ। सिर्फ ये चार्टर है, ये डे 1 से चल रहा है। अब जहां तक मौलाना साहब पे मैं थोड़ा सा कमेंट करूंगी, फिर मैं आ जाऊंगी इनके मेन एजेंडा जी, क्विकली प्लीज। देखिए मौलाना साहब इसलिए बहुत उतावले हो रहे हैं क्योंकि जो वक्फ प्रॉपर्टी आईसीटी का बिल पास हो गया है, उस पे उनको बहुत ज्यादा खलबलाहट है। गूगल पे पड़ा हुआ है, उसके 14 निकात है, वो जरा देख लीजिएगा, वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वक्फ प्रॉपर्टीज के बाद। और एक और इशू जो मैं बारहा कहती रही हूँ, इनको सारा खौफ है सेनेट के इलेक्शन से। इनको पता है कि जो ये मेन होल है ये बंद हो जाएगा और यहाँ से भी ये फारिग हो जाएंगे। तीसरी बात ये कि मौलाना साहब कह रहे हैं ये जाली असेंबलियाँ हैं, ये नाजायज़ हैं, इनके कॉलो फेल में तजाद है। ये हमेशा कहते कुछ हैं, करते कुछ है। इसी असेंबली से ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए तशरीफ ले आए थे और कैंडिडेट थे। उस वक्त ये हलाल थी। जब इनका बेटा बैठता है और यहाँ से पैसे लेता है और वहाँ तकरीरें करता है तो ये असेंबली हलाल हो जाती है। लेकिन कंवल चौधरी साहिबा, आप लोगों ने भी कुछ ओवर रिएक्ट नहीं किया, सब नाजायज हो गया। ओवर रिएक्ट नहीं किया। जिस तरह गुज़िश्ता रोज कल मुसलसल आप लोगों की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही, शहबाज गिल साहब ट्वीट पे ट्वीट करते रहे, आप उनको खुद ही कर लेने देते। अगर कोई एक्सपोज हो रहा है तो एक्सपोज हो जाता, कोई सिंपैथी गेन कर रहा है सिंपैथी ले लेता। आप लोगों को इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। बाय द वे हमने बिल्कुल ओवर रिएक्ट नहीं किया। आज आपने देख लिया, खुल के सब कुछ सामने आ गया है। वो जिनकी बीमारी पे ये हमारे जो अभी बैठे हुए गेस्ट ये भी बहुत बोलते रह गए, ओहो हो मियाँ साहब को ये हो रहा है, ओहो हो उनको दुनिया की हर बीमारी हुई हुई है, दिल का मर्ज है, फलाना है। भाई अगर आप डॉक्टर से पूछ लें, इस किस्म के जो ये मरीज बताते रहे 2000 प्लेटलेट्स वाले, वो इस तरह नहीं होते हैं। तो अच्छा हो गया मीडिया ने सब कुछ दिखा दिया है। और जहाँ तक बिलावल साहब की बात है, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, बल्कि दोनों जरदारी की बात है कि वो एक बच्चा बेचारा रो रहा है जिसको रोटी कपड़ा और मकान सिंध की आवाम को आपने लारे लगाए हुए थे। 12 सालों बाद आपने उनसे पानी भी छीन लिया है। खुदा का वास्ते अगर कोई एहतजाजी कोई मुहिम चलानी, पहले निकल आए। जब सिंध में सैलाब आया, वो तबाही मची हुई, उस वक्त तो आप शोर मचाते हैं कि फेडरल आ जाए और उसके बाद आप कहते हैं कि अब हम एहतजाजी तहरीकें चलाएंगे। कंवल चौधरी साहब, आपकी इजाजत से मैं जरा दानियाल चौधरी साहब को शामिल करता हूँ, आपके पास मैं फिर रहूंगा। दानियाल चौधरी साहब, आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? आई मीन क्या मियाँ साहब ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे? जितना उन्होंने हेड ऑन लिया है इस चीज को, ये बहुत सीरियस है। क्या मियाँ साहब तय कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज तो इनकी हालत देख के हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है, क्योंकि इनको अपना आप पता है, इनको पता है इन्होंने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। और आज और कल से जिस तरह तड़प रहे हैं, कभी एक आके ट्वीट करता है, कभी दूसरा आके चीखें मारता है, कभी तीसरा आके चीखें मारता है। ये इस तरह डरे हुए हैं कि जिस तरह हम इनके साथ वही हाल करेंगे, ये जो पुरानी हुकूमतों में ये बैठ के और एम्पायर की उंगली ढूंढते रहे। मेरी बहन, हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए। हम ना किसी उंगली को ढूंढने के लिए आ रहे हैं और ना ओवरनाइट हुकूमत किसी तरह से गिराने के लिए आ रहे हैं। हम पाकिस्तान की आवाम की आवाज और उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो इसलिए कि जब आपने जो वादे किए थे, आपको सिर्फ आपका, देखिए मेरी बहन, मैं आपकी बात बीच में नहीं बोला, अगर आप भी मुझे, इफ यू लेट मी फिनिश। हम आपके वादों का आपको आईना दिखाने आ रहे हैं। जो आपने वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का और 40 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। जो आपने वादा किया था सस्ती रोटी का, जो आपने वादा किया था पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने का, जिसको आप 5.8 से शहबाज साहब ने बताया नेगेटिव 0.5 पे ले आए। आपने जो वादे किए थे पाकिस्तान की आवाम के साथ कि हम डॉलर को कम करेंगे, लेकिन आज आपकी इकोनॉमी वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी इन रीजन अफगानिस्तान और बांग्लादेश और भूटान की इकोनॉमी आपसे आज बेहतर हो गई है। दानियाल साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे ये पूछा है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या तय कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे? मुझे अगर आप प्लीज, इफ यू लेट मी फिनिश, कि आपने जो वादा किया था
कि गवर्नर हाउस, मैं बिल्कुल उसका भी देते हैं जो आपने वादा किया था, गवर्नर हाउस केवल बुलडोजर चलाएंगे और प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये सब आपको आपकी हकीकत दिखाने आ रहे हैं। जो आज आपने सस्ती रोटी का वादा किया था, लेकिन आज पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर स्टेट है 3 लाख टन गंदम शॉर्टफॉल है। आप किसी चीज को उठा के देख लें, मैशत को उठा लें, बेरोजगारी को उठा के देख लें, किसी चीज को आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और मैं चाहूंगा कि आप मेरे सवाल का जवाब दें। दानियाल साहब, आज ऑपोजिशन, दानियाल साहब एक सेकंड के लिए मुझे मौका दीजिएगा। मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूं कि बाकी गेस्ट पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, न्यूज ब्रेक। यहाँ हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नबील गबोल साहब और हाफिज हुसैन अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानना जरूरी है कि जो कुछ हो रहा है, क्या ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है या सिर्फ दिखावे की पॉलिटिक्स है, कॉस्मेटिक्स है, और उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। आफ्टर दिस ब्रेक। तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को एक बार फिर से खुश आमदेद। आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने का इंदिया दे दिया गया है, एक्शन प्लान दे दिया गया है, 26 निकाती मुसविदा आ गया। और मेरे तमाम मौजूद मेहमान काफ़ी देर से बैठे हुए हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इस वजह से टाइम थोड़ा सा कट हुआ है। उनसे मैं माजरत चाहूँगा। मैं हाफिज हुसैन अहमद साहब से सवाल करना चाहूँगा। हाफिज साहब, मौलाना साहब आज भी कुछ बरंगेख्ता दिखाई दिए हैं। मौलाना साहब ने आज भी शिकवा किया कि मेज़बान जमात ने उनको सही बोलने का मौका नहीं दिया या उनको सही तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया, तभी मेरे ख्याल से मुसवदा उनसे पढ़वाया गया है। इतनी भी क्या नाराजगी है सर? मीडिया मेरे ख्याल से मौलाना साहब की आवाज कोई प्रॉब्लम कर रही है, टेक्निकल इशू है। मैं नबील गबोल साहब की तरफ जाता हूं। नबील गबोल साहब, बहुत शुक्रिया आपके इंतजार करने के लिए, आपने तवक्कुफ किया, आपसे सवाल बनता है सर। जरदारी साहब ने बड़ा हेड ऑन लिया, खुल के बोले कि अब तक हमने बड़ा इंतजार किया है और इस इंतजार के बाद अब बर्दाश्त से हमारी चीजें बाहर हो गई हैं। लेकिन हमने बिलावल भुट्टो साहब को देखा, वो बड़े धीमेपन का मुजाहरा कर रहे थे। तो क्या ये जो ओल्ड एज पॉलिटिक्स है ये गॉन केस हो चुका है? अब तमाम तर चीजें नौजवानों के पास बाकायदा तौर पर ट्रांसफर कर दी गई हैं। सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही है साहब की तरह? जी आपकी आवाज आ रही है गबोल साहब, बोलिए। मैं सबसे पहले ये का एक बंदा यहाँ बैठा है, JUI का एक बंदा बैठा है, पीपल्स पार्टी का एक बंदा बैठा है, PTI के 2 बिठा दिया। PTI का दूसरा कौन सा नजर आया आपको? आप है जो एंकर है। देखिए सर, मुझे अपना ओपिनियन देने का हक है। वो किसी के अगेंस्ट भी जा सकता है, किसी की फेवर में भी जा सकता है। एंकर जो होता है ना, एंकर लेता है मेहमानों का, मेजबान है वो सवाल करता है। आपने हमें कह दिया ये चार्टर ऑफ करप्शन है और करप्ट लोग बैठे। सर क्या आप लोगों के ऊपर इल्जामात नहीं है? क्या कॉन्विक्टेड नहीं है? इल्जामात है। 8 साल जेल में जरदारी साहब रहे। इल्जामात अगर सच्चे सही होते तो उनको बरी नहीं किया जाता और उनको सदर पाकिस्तान नहीं बनाया जाता। जिस तरह मुझे आज मक्सी साहब की वो बात याद आती है जी, जो उन्होंने कहा था वी आर नेशन ऑफ करप्ट, और उन्होंने ये कहा था मेयर बुखारी के इंटरव्यू में डॉन में, उस वक्त नहीं छपा, बाद में किसी ने निकाल दिया, कि उसमें ये कहा गया कि देखिए मेरे ऊपर नैब केसेस थे लेकिन आज मैं गवर्नर हाउस बैठा हुआ। बात ये कि आप यहाँ पर किसी की स्क्रू टाइट करने के लिए उसके ऊपर नैब के केसेस बनाते हैं और उसके बाद फिर उसी शख्स को जेल से निकालकर कभी प्राइम मिनिस्टर बना लेते हैं, कभी प्रेसिडेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं एज एंकर के ये करप्ट है, ये चोर है, ये देखिए सर, एनालिसिस करना मेरा हक है। मुझे मेरी एंकरिंग के कोई एसओपीज ना बताए। आप जो है ना अपनी पॉलिटिक्स के हवाले से मैंने आपसे सवाल किया है, आप उसका जवाब प्लीज दे दें, और जवाब आपसे बनता है। मैं देता हूँ जी, मैं जवाब, मेरा एहतजाज बनता है आपसे ना, आपने हमें करप्ट कहा तो मैं आपको जवाब दूं
क्योंकि सर इल्जामात हैं जिनके ऊपर इल्जामात हैं, आपको नहीं कहा। देखें मुझे बताएं क्या इल्जामात नहीं है? उस मीडिया क्या मरियम नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम नहीं है? क्या नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम नहीं है? मुझे मेरा नौजवान भाई यहाँ बैठा है दानियाल, इसको चाहिए था, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मियां नवाज शरीफ के ऊपर बातें की, ये आपको टाइट जवाब देता, लेकिन इन्होंने फिर भी मेरे ख्याल में बैरिस्टर है तो थोड़ा लियारी स्टाइल वाली बात नहीं की है जिस तरह मैं कर सकता हूँ। सर आप टाइट जवाब देते हैं, लियारी स्टाइल तो मुझे पता है, लियारी स्टाइल तो कुछ और है, फिर आप वो कर दें इधर ही स्क्रीन के ऊपर। मेरी बात सुने जी, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि आपकी मीडिया हाउस का आज एक मीडिया चैनल का मालिक आज जेल में है, उससे पहले आपके मीडिया चैनल का मालिक जेल में था, आने वाले दिनों में किसी और चैनल का मालिक जेल में होगा। या ये अच्छी बात है कि आप मीडिया को जो है प्रेशराइज करते हैं, या ये अच्छी बात है कि हर आज तो हर जगह चली है सर, नवाज शरीफ साहब की तकरीर हर जगह चली है, जरदारी साहब की चली है, किसको रोका गया आज? वो तो यही तो बात है ना, वो तो उन्होंने चलवा के अपने लिए मुसीबत खड़ा कर दिया, वो उनको तवक्को नहीं थी। खैर नवाज शरीफ साहब का जवाब मुस्लिम लीग नून के हमारे भाई बैठे वो देंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद ये पीटीआई के जो खासकर नवाज शरीफ साहब की मैं एक बात बताऊं, उन्होंने जो तकरीर में बातें की है, उन्होंने जो बातें की है, इनकी नींदें तो जरूर उड़ गई हैं। उन्होंने सारी बातें खोल के रख दी है कि भाई किस तरीके से ये हुकूमत आई, और आप भी जानते हैं किस तरह आरटीएस के शहर के नताइज 3 दिन के बाद आए हैं, किस तरह आरटीएस को बंद कर दिया गया। नबील कबूल साहब, सेलेक्टेड प्राइम नबील कबूल साहब, मेरी एक अर्जी, एंकर बैठकर अगर एक डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फेवर कर दे तो वो लिफाफा, पीएमएलएन को बैठकर अपने एनालिसिस में, देखें यहाँ हम फरिश्ते नहीं, हम इंसान हैं, हम अपने एंड पे एनालिसिस कर रहे होते हैं, पीएमएलएन को सपोर्ट कर दे लिफाफा, पीटीआई को सपोर्ट कर दे यूथिया। आप लोग मतलब इस चीज को तो बेयर करें कि कोई इंडिपेंडेंट एनालिसिस कर रहा है, आपको बुरा लग सकता है, आप एहतजाज करें, लेकिन बाकायदा तौर पर आप इस तरह से बात ना करें कि एक एंकर को आप पार्टीजन करार दे दें। आपने करार दे दिया, मैंने सुन लिया, मैं कमल आपने सुन ली इनकी बात, आपने करप्ट का आप जी मैंने बिल्कुल सुन लिया, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। जी बोलिए प्लीज। इतने सीनियर शख्स है यहाँ पर, मैं आप उनसे हाफिज अहमद साहब से उनसे ये सवाल करें सर, तो वो आपको सही नबील कबूल साहब, उनका एक टेक्निकल इशू चल रहा है, मैंने इसीलिए शामिल किया कमल को। जी कमल प्लीज गो अहेड। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि इल्जामात वाले नहीं वहां बैठे हुए थे, जो मोहतरम लंदन से बैठ के बहुत फुनकार रहे थे, वो पाकिस्तान की अदालतों से कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं और अपनी सजा काट रहे थे, और एक अपनी क्या कहते हैं हेल्थ की वजह से इंसानी हमदर्दी पे इलाज कराने तशरीफ लेके गए थे, उनको नाअहल करार दिया गया, उन पे सियासत और इस तरह की तमाम एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करना ड्यूरिंग सजा जो है वो बैन होती है। आपने पाकिस्तान के आइन जो 1973 का आपकी पार्टी के भुट्टो साहब ने दिया उसका मजाक उड़ाया है। दूसरी बात यह कि चार्टर ऑफ डकैती आप लोगों ने साइन किया और रज के इस मुल्क को लूटा, और इस बात पे मैं 100% कन्विक्शन के साथ बात कर रही हूँ। पाकिस्तान की अदालत ने मरियम नवाज को कन्विक्ट करार दिया है और उसको मुजरिम करार दिया है। शहबाज शरीफ साहब अंडर ट्रायल हैं, जरदारी साहब अंडर ट्रायल हैं, केसेस चल रहे हैं आपके ऊपर। और ये बताएं 11 साल जो आपके जरदारी साहब रहे, जेल में रहे, किसने डाला था उनको जेल में? सैफुर रहमान को किसने आप पे अनलीश किया था? जस्टिस कयूम की ऑडियोस किसके दौर में लीक हुई थी? आप लोगों ने हिस्टोरिक यू टर्न्स लिए, आपने मुकमुका किए, और आज आप लोग इतनी बेशर्मी से लोगों को बता रहे हैं कि जी ओ हो पाकिस्तान लुट रहा है। 2 सालों में आप लोगों का बुरा हाल हो गया। ये बात वजीर आजम ने 2011 में कही थी कि जब आप लोगों की करप्शन पे हाथ डलेगा, जब करप्शन के रास्ते बंद हो गए, आप सब इकट्ठे हो जाएंगे। आज आप लोगों को वो मौलाना को सरकारी हलवा नहीं मिल रहा और आप सबके वो रास्ते लूप होल्स बंद हो रहे हैं, तो आज चार्टर ऑफ डकैती के दोबारा में मुजाहिरे नजर आ रहे हैं। अगर इतना जमहूरियत का आपको कमल साहबा आपकी सियासतें हमने माजी में ना देखी होती। कमल साहबा मैं जरा हाफिज साहब से कनेक्ट हो गए, हम हाफिज साहब को शामिल करते हैं। हाफिज साहब, मैंने आपसे एक सवाल किया था कि मौलाना साहब आज भी नाराज दिखाई दिए मेजबान जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हालांकि उनको अच्छा खासा मौका मिला है, ऐसी क्या नाराजगी थी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जमील भाई, गुजारिश ये है कि अगर प्रोग्राम इस तरह
नबील भाई कह रहे हैं आप और कमल 1 to 1 ही करें सब कुछ। मैं गुजारिश करूंगा कि हमें जो खदशात थे कि शायद इमरान ही हमारी आवाज़ को नहीं पहुंचने देगा, लेकिन इमरान की बजाय मेहरबान ने ही ये काम कर दिखाया। अच्छा, असल में गुजारिश बिल्कुल वाज़ी है कि जमीयत उलमा इस्लाम का जो मौक़िफ़ 18 इंतख़ाबात के बाद था वो यही था। और परसों चौथ भी मैंने गुजारिश की थी बैठी थी तर्जुमान की कि हम इनके सामने रखेंगे कि अगर जिस तरह इन्होंने फरमाया कि हमने कहा कि अगर ये संभली के हवाले से हम कहते हैं कि दानवी की पैदावार है तो इज्तिमाई चीज़ें देनी चाहिए और तहरीक का आगाज़ करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम एक छोटी पार्लिमानी जमात है और उसके बावजूद हमने आज़ादी मार्च किया, दुनिया के सामने सारे 2 साल की हमारी कारकर्दगी मौजूद है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आज जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मैदान में आए थे और आपने अपने इंट्रो में जिस अंदाज में फरमाया कि जी वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे, तो वो तो अदालत जाने जिन्होंने उनको भेजा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जनाब भेजने वाले जो क्रेडिट लेते थे कमल बहन और उनके जो कायद थे, उन्होंने कहा जनाब हम इनको भेज रहे हैं, और फिर शौकत खानम के वो सरबराह जो आज खुद इनके मुशीर सेहत हैं और उसके अलावा जनाब यास्मीन राशिद साहिबा और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे पूरे पंजाब की हुकूमत जिन्होंने इनको भेजा, तो आज अगर वो बिल्कुल सेहतयाब है तो बताएं कि वो क्या बात थी, वो कौन सा एनआरओ था, वो कौन सी डील थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि हाफिज साहब आपको लगता है कि वो एनआरओ था, एनआरओ हुआ है? जमील भाई बात पूरे होंगे, एनआरओ हुआ या एनओसी हुआ। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो बातें तो ठीक है, हाँ। अदालत जाने, उनका तरीकाकार जाने, हाँ। लेकिन क्या मेरे सवाल में कोई थोड़ा सा वजन है? अगर आप इंसाफ के तकाजों को देखेंगे, क्या आप बताएं ताहिर शमसी के खिलाफ कोई इक़दाम हुआ? आप बताएंगे शौकत खान अस्पताल की रेबाटी के खिलाफ इक़दाम हुआ? आप बताएंगे फैसल साहब जो सख्ताब के मुशीर सेहत है उसके खिलाफ कोई इक़दाम हुआ? यास्मीन साहब कह रहे थे कि बिल्कुल ये जो है करीबुल मर्ग है, क्या उसके खिलाफ इक़दाम हुआ? आपके पूरी पंजाब की हेल्थ ने जो फैसला किया था, आपके पंजाब की हुकूमत ने जिस अंदाज में उनको जमानत दी है, क्या कोई अगर एहतिसाब के पैमाने हैं तो फिर ये क्यों मुख्तलिफ है? मैं कहता हूँ कि जरूरी है। मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ कि क्या वाकई एनआरओ हुआ था? आपने एनआरओ का नाम लिया है ना, आप ही कह दें हुआ था एनआरओ? मैं नहीं, मैं कह रहा हूँ ये है क्या, मैं आपसे पूछता हूँ। आपने यू आर एट द आंसरिंग एंड, जवाब आप देंगे सर, आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने दें। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारा जो कल मौक़िफ़ था बिल्कुल वही मौक़िफ़ है। हम ये कहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। आप बताइए कि अगर चंद हफ्तों के लिए गए थे, उसके बाद अगर जमानत ख़त्म कर दी है तो अदालत मौजूद थी, कौन सी अदालत में वफाकी हुकूमत गई है, कौन सी अदालत में वजारत दाखिला गई है, कौन सी अदालत में जो है वो आपके पंजाब की हुकूमत गई है, किसने यास्मीन राशिद को नोटिस भेजा है, किसने शौकत खानम को, किसने उस लेबार्टी को, किसने डॉक्टर अदनान को। इसका मतलब ये है कि जो वहाँ से डोरी हिलती है, जो कुछ फैसले वो करते हैं, ये हमारे उस मौक़िफ़ की तायद है कि फैसला करने वाले कोई और है, इख्तियार में बैठने वाला कोई और है, इख्तियार किसी और के पास है। ये बिल्कुल उसकी वाज़ेह सबूत है। अगर कई माह गुजर चुके हैं, ये तो फिर आपके दौर में भी होता होगा ना हाफिज साहब? नहीं, मेरे दौर में अगर होता होगा। मैं जरा दानियाल चौधरी साहब को शामिल करता हूँ, काफी देर से खामोश बैठे। आप इजाजत दीजिएगा हाफिज साहब। शरफ के साथ बैठ के हलवा किसने खाया था? हाफिज साहब से मैं बातें पूछता हूँ। कमल मैं आपके पास आता हूँ। दानियाल चौधरी साहब माशाल्लाह बड़ी मुदब्बिर शख्सियत, काफी देर से बैठे हुए हैं दानियाल चौधरी साहब। दानियाल चौधरी साहब, आपसे मैंने सवाल किया था। हाफिज साहब प्लीज इजाजत दीजिएगा, मैं दानियाल चौधरी साहब को शामिल करता हूँ। दानियाल भाई, हमें फिर आप बिठाते क्यों हैं अगर आप दोनों नहीं बात कर रहे हैं? सर मैं दानियाल चौधरी साहब को शामिल कर रहा हूँ। हाफिज साहब और एक हुकूमत, दानियाल चौधरी साहब प्लीज, आपसे सवाल किया था। दानियाल बोल रही है, दानियाल नहीं बोल रही है। सर आप एक सेकंड खामोश तो हो। कमल खामोश है, मैं दानियाल चौधरी साहब को शामिल कर। दानियाल साहब योर टेक प्लीज। सर हाफिज साहब मुझे जी दानियाल भाई बोलिएगा। देखिए
भाई मैं आपको एक चीज बोलूँ कि देखिए हमने बड़े एहतमाम से अपनी बहन को सुना, इनने जब रिमार्क्स दिए तो इनको काटा नहीं, तो इनसे दोबारा दरख्वास्त करेंगे कि ये बिल्कुल जी इनकी बात सुनिए, दानियाल चौधरी साहब की बात सुनिए। आज मेरी बहन का और पीटीआई वालों की जहनी कैफियत तो ये है कि ये इनकी जहनी कैफियत ये है आज पीटीआई वालों की और मेरी बहन की कि ये कैमरा से लड़ने शुरू हो गए हैं। मुझे तो ये डर था कि आपके कैमरामैन को कहीं मार ना दे कोई चीज। देखिए आज सर मुझे तो इधर से भी डर था, ये नबील कपूर साहब मुझे लियारी स्टाइल में समझा रहे थे, मैं तो डर गया इधर ही स्क्रीन पे। आ रहा कि ये किधर भागे। देखें इनको नहीं इनको देखें, बात सुने, इनको आज ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह भागे। इनको दर हकीकत में डर ये है कि दस्ता गिरबा होगी और इनको पकड़ के रोडों पे निकालेगी जो इन्होंने वादे किए थे। देखिए अगर आप मुझे खत्म करने दे जी प्लीज, बोले। आप जब निकालेगी तो आगे क्या जवाब देंगे कि उन्हें हर बात के ऊपर झूठ बोला। ये इन्होंने यहाँ से बोला कि काउंसिल ऑफ क्रिमिनल्स इन्होंने बोला कि क्रिमिनल्स की ये एक बैठे हुए थे सारे। इनको अगर पूछा जाए कि मियां नवाज शरीफ की पूरी ट्रायल में उसमें बड़ा कैटेगोरिकल लिखा था नॉट एनी सिंगल करप्शन व्हाटसोएवर हैज बीन फाउंड, और ये अपनी अलीमा बाजी का बताएं कि जो प्ली बार्गेन करके गई, जो पैसे दे के गई कि मैंने जो अपनी सिलाई मशीनों से पैसे बनाए, उनके जो मैंने असासे नहीं शो किए, उसके पैसे नहीं दिए गए, वो हैं कॉन्विक्ट। इमरान खान है कॉन्विक्ट और ये पैसे प्ली बार्गेन दे के गए हैं। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जिसने जजमेंट दी, आज वो जज बाहर बैठा हुआ है, पूरा प्रोसेस रूल आउट हो गया। मुझे आप बताएं जिस जज को आपने उठा के बाहर फेंक दिया, मेरी बहन इफ यू लेट मी फिनिश प्लीज, आप अपने टाइम पे बोलें, आपने जिस जज को उठा के बाहर फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, इस बात पे कि वो प्रेजुडिस था, इस बात पे कि उसके ऊपर प्रेशर था, इस बात पे कि उसने कहा कि मेरे ऊपर इदारों का भी प्रेशर था, आपने जब उसको फेंक दिया, क्या उसकी जजमेंट स्टैंड करती है? नहीं करती। इसलिए आप आज, और जब उसमें लिखा हुआ कि नॉट इवन अ सिंगल पेनी ऑफ करप्शन व्हाटसोएवर बीन फाउंड, तो वो आपको जवाब देती है इन तमाम चीजों का। आज इनको डर। अरे दानियाल चौधरी साहब मेरा सवाल उधर कहीं उधर रह गया ना, दानियाल भाई मेरा सवाल उधर का उधर रह गया। मैंने आपसे पूछा था क्या मियां साहब ने ये तय कर लिया है कि वापस नहीं आएंगे? एक सेकंड प्लीज, लेट मी फिनिश। जी दानियाल साहब, जवाब नहीं आएगा, इस बात का जवाब ही नहीं है इनके पास कि इन्होंने कहा कि इनको समझ नहीं आ रही, भगोड़े हैं, इनको समझ नहीं हमेशा से इनको छोड़ के भागे हैं। टाइम क्यों दिया? अब एक हमारे अल्ताफ भाई, एक नवाज भाई, दोनों लंदन के लीडर्स। जस्ट आप जमहूरी कोई नॉर्म्स थोड़े लंदन के लीडर्स आप खत्म करने दे, आपको नहीं काटा, आपने बोला बिल्कुल सही बात है, बात पूरी करने दे। जमहूरी नॉर्म्स ये है। कमल लेट हिम फिनिश, कमल मैं आपकी तरफ आता हूं, कमल प्लीज लेट हिम फिनिश, उनको बोलने दें। जो यहाँ का मुजरिम है, आपने जो यहाँ का भगोड़ा है, वादे पूरा करें, इस मईशत को आप बढ़ाएं। जिस नवाज शरीफ की आप एडवोकेसी कर रहे हैं, उसका डॉक्टर कहता था कि उसकी 85% कूल डाउन एवरीबॉडी कूल डाउन। मुझे सिर्फ दानियाल चौधरी साहब एक सवाल का जवाब दे दें, एक सवाल का जवाब दे दें। क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने ये तय कर लिया है कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, इसलिए वो इमरान खान को मद्दे मुकाबिल नहीं समझते? दानियाल चौधरी साहब दिखाते हैं कि इनकी ट्रेनिंग क्या है। दानियाल चौधरी साहब मैंने सवाल किया, मैं चौथी दफा पूछ रहा हूं आपसे, इस सवाल का जवाब दे दें। देखिए बात सुने, मैं बताऊं कि ये अब इनमें क्या करे बेचारे को, क्यों फंसा रहे हैं, उसके पास जवाब ही नहीं है। बिल्कुल मैं आपको देता हूं, इनमें जमहूरी हौसला इतना है कि ये अब किसी को सुन नहीं सकते, ये किसी के इनमें हिम्मत नहीं है। ये दानियाल चौधरी साहब मैंने एक सवाल आपसे 5वीं दफा पूछ रहा हूं, क्या मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे? सिलेक्टेड हो गए। और देखिए जहां तक मियां नवाज शरीफ की बात है, मियां नवाज शरीफ की बातें नहीं करते। बिल्कुल मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी को, यार बीबी मैंने खत्म करन दे यार, नवाज शरीफ उस टाइम अपनी बेटी के साथ कूल डाउन प्लीज, आप बोलें। सलाखों के पीछे डाला जाएगा और आगे भी इंशाल्लाह आएंगे, आगे भी बच्चे जमहूरियत की बातें तब आए पाकिस्तान, और इंशाल्लाह जब उनको डॉक्टर्स, उनको हॉस्पिटल्स उनको इजाजत देंगे। अच्छा दानियाल भाई होल्ड ऑन, मेरा सवाल सुनिएगा। अगर वाकई ऐसी सिचुएशन है तो आज मियां साहब ने जिस तरह से हेड ऑन लिया है, क्या इससे हम ये समझें कि मियां साहब ने दोबारा से मुझे क्यों निकाला के बयानिए का दोहरावा किया है? उन्होंने दोहरावा किया है कि ये खप पड़ गई है कि हाँ हमें हमारे साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, और वही कुव्वतें जिनसे वो शिकवा खुना है, वो आपको लगता है कि अब मियां साहब इस पोजीशन में होंगे कि वापस आ सकें, वापसी का रुख कर सकें? देखिए पाकिस्तान की अवाम मियां नवाज शरीफ के साथ है,
मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ के ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है इसने पाकिस्तान की मैशत तबाह कर दी, इनसे मुल्क नहीं चल रहा, इनको चिट्ठियां पकड़ा के सिखा रहे हैं कि भाई मैशत के बारे में ये बातें कर लो, इनसे डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। राइट, दानियाल चौधरी साहब आपका पॉइंट आ गया, दानियाल चौधरी साहब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया दानियाल भाई। मुझे रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं जरा नबील गबोल साहब की तरफ जाता हूं। नबील गबोल साहब, अगर इसलिए मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान अगर तबाह मोहल्ला पे गिरा ना गुजरे और आप लियारी स्टाइल में मुझे कुछ ना कहें तो सवाल पूछ लूं सर आपसे। नबील गबोल साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं क्या तबाह मोहल्ला पे गिरा ना गुजरे तो सर सवाल पूछ लूं सर, बड़ा डर लग रहा है, आपने लियारी स्टाइल की बात की थी, सवाल पूछ लूं सर? ये मतलब नहीं कि आपको उठा के मैं लियारी ले जाऊंगा या खुदा ना ख्वास्ता आपके साथ। लियारी स्टाइल तो यही है, लियारी स्टाइल तो यही है। और लियारी स्टाइल का मतलब ये है कि यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आप यकीन करें कि मैं, आपको पता है कि मैं आदी नहीं हूँ इस तरह के शोज में बैठने का। मैं कहता हूँ भाई अगले की बात सुनो और फिर उसके बाद जब आप बात करें दूसरा बीच में नहीं बोले। ये हमारी जो बहन है कमल जो है, ये टीवी टॉक शो में आके इसी तरह करती है, पता नहीं घर का क्या हाल किया। अच्छा नबील गबोल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये फरमा दीजिए कि जो एक्शन प्लान बनाया गया है उसको अक्टूबर से इंप्लीमेंट करने की जरूरत क्या है? आज से ही कर देते हैं जब करना ही है, तो इतना उसको स्टेप बाय स्टेप करने की क्या जरूरत है? ऐसा क्या है? वो भाई मेरे अक्टूबर कितना है यार, 10 दिन के बाद अक्टूबर सर, उसके बाद जनवरी में लॉन्ग मार्च की बात की गई है ना, आज ही जलसा कर देते हैं। और मार्च नहीं, क्यों करें आज? हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए क्योंकि हम अपनी तैयारी मुकम्मल करेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि अच्छा है आप आज ही जलसा करें, आज ही से हुकूमत का लपेटा लपेटी हो। मैं तो आपका साथ दे रहा हूं, आप कहते हैं आज क्यों करें। अब आप देखें ना, अब उधर से मुझे सुनने को मिल जाएगा 2 मिनट बाद। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर चीज की एक स्ट्रेटेजी होती है। हाँ जी। स्ट्रेटेजी ये है कि अक्टूबर में सबसे पहले तो हमने ये फैसला किया है कि हम जो है अब कौमी असेंबली के अंदर इनको एक बिल भी पास करने नहीं देंगे पीटीआई को। हम इनको प्राइम मिनिस्टर तकरीर भी करने आएगा तो उस पर एहतजाज होगा, इनके मिनिस्टर तकरीर करेंगे उस पर एहतजाज होएगा, और उसके बाद जो है सड़कों पर आएंगे, जलसे करेंगे, हर सूबे में बड़े बड़े जलसे करेंगे। और तीसरा मेन जो होगा वो जनवरी में होगा लॉन्ग मार्च, वो आखिरी नेल कॉफिन होगा इनकी। तो अच्छा, ये इंतजार करें, 3 महीना है, 3 महीने में इंशाल्लाह लास्ट नेल इन द कॉफिन जनवरी में होगा। अब कमल चौधरी साहिबा, आप लोग तैयार हैं इस स्ट्रेटजी को इसको काउंटर करने के लिए? आपकी मिनिस्ट्रीज तैयार हैं स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए? देखिए जमील, मैं इनसे बड़ी माजरत के साथ और एहतराम से बयान कर रही हूँ कि ये तो सारी अब जॉइंट अपोजिशन है। एक बंदा पूरा लेक्चर झाड़ता है, फिर गवर्नमेंट अगर बोलने लगे तो उस पर भी इनको एतराज़ होता है। अब ये जगहदारी नहीं चलती है, थोड़ा हौसला पैदा करें। दूसरी बात ये है कि असेंबलियों में तो आपका पहले दिन से यही रवैया है। पहले दिन भी आपने कौन सा एक डेमोक्रेटिक जमहूरी जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म है उसकी स्पीच नहीं सुनी। आपने बिस्मिल्लाह करनी है तो चैरिटी बिगिंस एट होम। सिंध की असेंबलियों से सबसे पहले रिज़ाइन करें। अगर ये इलेक्शन गलत था और इसमें कोई रिगिंग हुई थी तो ये नहीं हो सकता कि सिंध से जो इस वक्त हुकूमत बना के जमात बैठी है वहाँ से सारे फरिश्ते इलेक्ट हुए थे, सिर्फ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ से ये जीते थे वहाँ कुछ नहीं हुआ, बाकी जहाँ से पीटीआई जीती है वहाँ सब खराब हो गया। ये अब मैं करूँ तो ठीक है, दूसरा करे तो गलत है, ये नहीं हो सकता। अवाम ने आपको देख लिया, अवाम ने आपको रिजेक्ट किया। 12 साल हो गए सिंध में आप अजाब की तरह मुसल्लत हुए हैं जरदारी लीग। मेहरबानी करें, अब उनकी जान छोड़ें, असेंबलियां छोड़ें, निकले बाहर और दे रिजाइन। छोड़ दें, आप नेशनल असेंबली से भी रिजाइन करें। और ये मुकमुका की सियासत जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, इनके असल में दिखाने के दांत और हैं, खाने के और हैं। दिल इनका यही करता है कि असेंबलियों में भी बैठे रहे, खाने भी खाते रहे, असेंबली में भी हमें माइक मिले, हर बंदा 3-3 घंटे का भाषण दे और बाहर जाके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नाम पे ऑल अपोजिशन पार्टी कॉन्फ्रेंस करें। करप्शन का जो इनका एजेंडा है इसको तोड़ चढ़ाएं। सारा टाइम इन्होंने वो 34 अमेंडमेंट्स दी कि नैब को ख़त्म कर दें, हमारे केसेस ख़त्म कर दें, ब्लैकमेलिंग की, फैटफ के ऊपर इन्होंने बार्टर ट्रेड करने की कोशिश की, मुंह की खानी पड़ी है। अब सारी तकलीफ ये है कि सेनेट में इनको पता है कि जब इलेक्शन होंगे ये माइनॉरिटी में कन्वर्ट होंगे, मेजॉरिटी वहाँ पे पीटीआई की होगी, जो मौलाना ने अपनी तकलीफ का इजहार भी किया है। और उसी की टेंशन में ये एपीसी रोजाना आपको नजर आएगी, जैसे वो बच्चे घर घर खेलते हैं या गुड्डा-गुड्डी की शादियां करते हैं। ये रोजाना कमल आपका पॉइंट आ गया, निकलेगा कुछ नहीं इसमें से। लास्ट पॉइंट में हाफिज साहब से पूछ लूं, एक बात और सुन लीजिए जी, क्विकली लास्ट पॉइंट एक मेरा सुन लीजिए। सिर्फ एक चीज याद रखिएगा,
अवाम इनको देख चुकी है और ना इनके केसेस जो इन्होंने आपस में एक दूसरे पे बनाए थे ये खत्म नहीं होंगे। हम इन्हें याद कराते रहेंगे एक दूसरे को ये क्या कहते थे और ये क्या छोड़ के हाफिज साहब भाई से आखिरी सवाल सर, नए स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमी के अगर अपोजिशन ज्वाइंट है, मुत्तहिद है, तो ये बिल कैसे पास हो जाते हैं पार्लियामान से, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों से? आपके लोग तो वहां से गायब हो जाते हैं, बाहर की पॉलिटिक्स कैसे देखेंगे आप लोग? हाफिज साहब देखिए, ये जो हमारा मौक़िफ़ है इसकी तायीद है कि 18 के इंतखाबात में 6 बजे के बाद जिस तरह खलाई मखलूक ने हमारे एजेंटों को निकाल कर नताइज तब्दील किए, उसके बाद दुनिया ने देखा कि 64-65 अरकान हमारे मौजूद थे। लेकिन अगर आप नैब को इस्तेमाल करेंगे, हमारी बहन ये कह रही है कि जनाब नैब जो है, तो मैं समझता हूँ कि कहाँ है जहांगीर तरीन, आज वो भी हाजिरी से मुस्तस्ना करार पाया, वो भी वहाँ पर अपनी बीमारी का बहाना बना रहे हैं, उसका बेटा भी नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि क्या कहाँ गए अद्वियात के स्कैंडल के वो लोग जिनको आपने निकाला था, कहाँ गए चीनी और आटे के हवाले से जो तमाम चीज़ें थी, वहाँ पर नैब क्यों खामोश है? इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आप नैब को इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन कमजोरियां होंगी। ये और बात है कि अरकान असम्बली जो है वो अपने लीडरों को ही देखते हैं। हाफिज हुसैन अहमद साहब, मरकजी रहनुमा JUIFA, आपने वक्त निकाला, आपको बहुत शुक्रिया। कमल चौजब, आपने वक्त निकाला, शुक्रिया। सरदार नबील गबोल साहब, बड़े गुस्से में थे, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और बैल चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, एंकर्स भी इंसान होते हैं, वो फरिश्ते नहीं हैं। उनकी ओपिनियन होती है, किसी से उसको फ़ायदा हो सकता है, किसी का उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन बराह रास्त उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, दैट्स अनफेयर। क्योंकि अगर दुनिया में इंसान ना होते, फरिश्ते ही होते, तो फिर दुनिया ना होती, दुनिया कुछ और चीज़ बन चुकी होती। बहरहाल PMLN का मुकाबला या COP बनाने वालों का मुकाबला कुछ अलग कुव्वतों से है, उनके मुताबिक तो उनका ठिकाना शायद दुनिया नहीं मरीख होगा। जमील फारूकी को प्रोग्राम से इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।